तो आज का टॉपिक है वेक्टर। तो वेक्टर अलजेब्रा में दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी बी द वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी, ए डॉट सी इक्वल टू 3, देन व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में। बच्चों आपको ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, और आपको ये जो है ना ये सी क्रॉस बी वेक्टर और माइनस बी माइनस सी, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए डॉट के साथ। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन करना चाहूं तो क्या होगा भाई, ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस ए डॉट बी और ए डॉट सी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब मेरे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, मेरे पास ए क्रॉस सी इक्वल टू बी है, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी है। अरे क्या कर रही हो तुम ये, तो अरे कोई बात नहीं, ए डॉट सी क्रॉस बी को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ए क्रॉस सी डॉट बी ऐसे लिख सकते हैं, और ए डॉट बी और यहां पर ए डॉट सी। तो भैया ए क्रॉस सी कितना दिया हुआ है, अरे बोल दो, बी दिया हुआ है। अरे कैसे बच्चे हैं ये, बी, ए डॉट सी, तो बी डॉट बी कितना होता है, ना 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 ना, हाँ जी, मॉड बी वेक्टर कितना होगा भाई, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √3, तो ये हो जाएगा 3√3, और 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 27। ये लड़की जिंदगी में कुछ करेगी वास्तव में। ए डॉट बी कितना होगा 3 -6 हो गया, -3। ये लड़की वास्तव में इंटेलिजेंट है भाई। ए डॉट सी है ही नहीं हमारे पास, 3। अरे कौन बोला ये 3 दे रखा है, 24 विल बी द आंसर, 24 विल बी द आंसर। समझ गए जी। मैदान जंग के मैदान में नींव बंदूक के साथ, ठीक है जी। चलो हो गया पहला क्वेश्चन। हाँ, मुझे फाइंड आउट करना था, मैंने ए को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरे पास सी क्रॉस बी नहीं है, तो आप इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी बी दिया हुआ है और आगे की कहानी खत्म हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, तो मतलब ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस इज एक्यूट। मुझे ये बताओ, अगर दो वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल हो, हाँ जी मैडम, तो क्या होता है, समझिए ना, डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। हाँ, डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल हो तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो भाई आई का आई के साथ a स्क्वायर -4a -4 ग्रेटर देन 0। बच्चों इसको ना आप फैक्टराइज कर लो, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 +- 16 डिवाइड बाई 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया 4 + -16 बाहर आएगा 4 बन के 2, तो कितना हो गया 2 ± 2√2, 2 ± 2√2। तो बच्चों यहां से मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को a -2 + √2 और इंटू a -2 - 2√2, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। जब आप इसको इनइक्वलिटी पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a लेस देन 2 - 2√2 और a ग्रेटर देन
2 + 2√2। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए। तो भैया यहां से तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी सारी, बोलो, तो ये तो हमने रिजेक्ट कर दिया। अब यहां से जो लीस्ट वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है भाई, 2 + 2√2 को चेक कर लो क्या है ये, 2 + 2 × 1.4 लिख दूं अप्रोक्सीमेट, तो 2 + 2.8 कितना हो गया, 4.8। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 4.8 है, तो ए शुड बी 5, ए की वैल्यू 5 होनी चाहिए, 5 शुड बी द आंसर। चेक करते रहना आंसर 5। सबको समझ में आ गया भाई, बोलो। ये क्वेश्चन है, let A, B and C, 3 non-zero vectors such that B and C are non-collinear। बच्चों B and C are non-collinear, अगर B और C कोलिनियर नहीं है तो B और C पैरेलल भी नहीं होंगे। अरे बोलो भाई, B और C पैरेलल भी नहीं होंगे, B not parallel to C। If A + 5B is collinear with C and B + 6C, क्या बोल रहा हूं मैं, if A + 5B is collinear with C and B + 6C is collinear with A and this is equal to 0, then alpha + बीटा आपको निकालना है जी। समझ गए जी। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब है, क्या मतलब होता है कोलिनियरिटी का, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, एक ही भाई लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करते हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे। ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, तो इस लाइन पर मैं एक वेक्टर बना दूं यहां से लेके यहां तक, ये हो गया ए बी वेक्टर, और यहां से लेके यहां तक सी डी, ये हो गया। तो ये दोनों वेक्टर क्या है आपस में, कोलिनियर है। मैथमेटिक्स में पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर एक ही बात होती है, क्योंकि आप फ्री वेक्टर्स होते हैं ना, तो आप सी डी को उठा के इसकी टेल को यहां पे एसोसिएट कर सकते हो। बोलो भाई, अगर ए बी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है और सी डी वेक्टर यहां पे लिखा हुआ है सी डी, तो आप क्या करते हो, सी डी को उठा के इसकी टेल को यहां पे जोड़ सकते हो और आप सी डी वेक्टर ऐसे बना सकते हो। तो ये सब फैसिलिटी आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में मिलती है, फिजिक्स में नहीं मिलती, क्योंकि फिजिक्स में होते हैं लोकलाइज वेक्टर और मैथ्स में होते हैं फ्री वेक्टर्स। चलिए, तो भाई कुछ प्लान करते हैं ना। तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं, देखो भाई a प्लस 5b कोलिनियर है, इस कोलिनियर विद c वेक्टर, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो गया। अगर ये इसके पैरेलल है तो मैं इसको लैम्डा c लिख सकता हूं ना, लैम्डा c। और यहां पर जो b + 6c वेक्टर है वो कोलिनियर है a के, तो मैं इसको k ऑफ a वेक्टर लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये आपको एक रिलेशन गिवन है, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, और बच्चों इसमें एक बात और गिवन है कि बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, तो एक काम करते हैं ना, बी और सी नॉन कोलिनियर, तो आप एक काम करो, एक काम करो भाई, इनको सॉल्व कर लें क्या। ठीक है, यहां से भाई ये कितना आ रहा है, ये आ गया a + 5b वेक्टर माइनस लैम्डा c वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, और यहां से आ गया -k वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। इतना आ गया जी। ठीक है, इनको ऐड कर लो आपस में, इनको ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - k a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर और प्लस 6 - लैम्डा c वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आप यहां से a की वैल्यू निकाल लो। तो a की वैल्यू में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि b और c नॉन कोलिनियर दिए हैं, तो a को हटाना पड़ेगा यहां से। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - k a वेक्टर इक्वल टू, ये सब इधर चला जाएगा, 6b वेक्टर और ये प्लस हो जाएगा, लैम्डा -6 हो जाएगा c वेक्टर
और ए वेक्टर की मुझे वैल्यू चाहिए, तो 1 अपॉन नहीं 6 अपॉन हो जाएगा, -6 अपॉन 1 माइनस के बी वेक्टर और प्लस लेमडा -6 अपॉन 1 माइनस के सी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर की वैल्यू आ गई है ना। अब इस ए वेक्टर की वैल्यू को आप ये जो रिलेशन दिया है इसमें उठा के रख दो इस रिलेशन में, तो ए वेक्टर की वैल्यू हो गई -6 अपॉन 1 माइनस के बी वेक्टर और प्लस लेमडा -6 अपॉन 1 माइनस के सी वेक्टर, और इसके आगे लिखा है बच्चों अल्फा बी वेक्टर प्लस बीटा सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। इज इट क्लियर माय पॉइंट? अब यहां से आप बी और सी को कलेक्ट कर लो तो कितना हो जाएगा भाई, अल्फा -6 अपॉन 1 माइनस के बी वेक्टर और प्लस बीटा प्लस लेमडा -6 अपॉन 1 माइनस के सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अब आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे कि यहां पर बी और सी में एक रिलेशन आ गया। अगर दो वेक्टर पैरेलल नहीं है या दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो बी और दो वेक्टर एक दूसरे की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। गेटिंग माय पॉइंट? तो बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, तो बी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सी। तो अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहां पर अल्फा माइनस 6 अपॉन 1 माइनस के इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहां पर बीटा प्लस लेमडा -6 अपॉन 1 माइनस के भी 0 होना चाहिए। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है जी। ये हो गया। इसमें एक्चुअली अननोन बहुत सारे आ रहे हैं दिक्कत ये आ रही है, लैम्डा के अल्फा बीटा बहुत कुछ आ रहा है यार। तो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो 6 अपॉन 1 माइनस के हो गई, और यहां से जो बीटा की वैल्यू हो गई वो 6 माइनस लेमडा अपॉन 1 माइनस के हो गई। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 1 माइनस के और 6 माइनस लेमडा अपॉन 1 माइनस के। तो ये 6 + 6 12 माइनस लेमडा अपॉन 1 माइनस के, है ना भाई। ये वैल्यू आ गई। अब हमें यहां पर पॉसिबिलिटीज चेक करनी है ना। पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। सही कर रखा है मैंने, देखो बच्चों बिल्कुल सही कर रखा है। बस हमें क्या करना है ना, लेमडा और के की वैल्यू पहले ही निकाल लेनी है ना। यहां तक पहुंचने नहीं देना। यहां तक पहुंच के ना हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। भाई हमें तो लेमडा और के चाहिए ना। भाई लेमडा और के तब तक नहीं मिलेगा, बात नहीं बनेगी। तो आपको लेमडा और के वहीं पे निकालना था। जैसे कि ये दो इक्वेशन आई आपके पास, है ना, बिल्कुल सही है एकदम। ये दो इक्वेशन आई, इन दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है, ए को एलिमिनेट करना है। अगर ए एलिमिनेट हो जाएगा तो बी और सी में एक्सप्रेशन आ जाएगा, और उस एक्सप्रेशन में आपको कोफिशिएंट क्या रखने हैं, 0, क्योंकि बी और सी एक दूसरे की टर्म में नहीं जा सकते। भाई बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहीं पर ए को एलिमिनेट करना था। वो ज्यादा बेस्ट वे इसका नजर आता, लेकिन अभी भी सही है क्वेश्चन। अभी भी चाहो तो आप ए को एलिमिनेट कर दो। भाई कैसे करोगे ए को एलिमिनेट, बताओ। हाँ भाई यहां पर कितना दिया हुआ है, a प्लस 5 बी वेक्टर इक्वल टू, बोलोगे, लेमडा सी वेक्टर। तो यहां से a वेक्टर कितना आ गया, लेमडा सी वेक्टर माइनस 5b वेक्टर। एक तो इसको यूज करेंगे, और दूसरा यहां से कितना आ गया, a वेक्टर 1 अपॉन के बी वेक्टर और 6 अपॉन के सी वेक्टर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों को इक्वेट कर दो। अब इन दोनों को इक्वेट कर दोगे आपका काम बन जाएगा। भाई लेमडा सी माइनस 5b वेक्टर इक्वल टू 1/k बी वेक्टर प्लस 6/k सी वेक्टर। समझ गए? अब यहां से क्या होगा, बी वाला एक साथ कर लो, तो लेमडा माइनस 6/k सी वेक्टर इक्वल टू
नॉट इक्वल टू, इधर आएगा ये, माइनस कॉमन ले लो आप, तो कितना आ गया -5 माइनस 1/k बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ये बी और सी एक दूसरे की फॉर्म में नहीं आ सकते, तो इनको आप 0 इक्वेट कर दो, लैम्डा 6/k इक्वल टू 0 और माइनस इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, -1/5। k अगर -1/5 आ गया तो 6/k, तो ये कितना हो गया -30। कितना हो गया बच्चों, -30। तो आपका आंसर ये है 12 ऑफ -30 और 1 माइनस ऑफ 1/5। तो ये कितना हो जाएगा भाई 42 और 1 प्लस 1/5 तो 6/5, तो कितना होगा 5 और 6 6 6 7, तो 35 विल बी द आंसर। तो 35 इसका आंसर हो जाएगा 35। भाई बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट के ऊपर काम करो, सीधी सी बात है। अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है तो वन कैन नॉट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर। तो यहां पर हमें क्या करना था, ए को एलिमिनेट करना था, तो हमने ए को एलिमिनेट ना करके यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने ए को लिख लिया बी और सी की फॉर्म में, और इस रिलेशन में मैंने उसको पुट कर दिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बी और सी में आ गया। तो वो भी सही है, लेकिन आपको लैम्डा और के तो चाहिए ना, तो लैम्डा और के को निकालने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। भैया बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलो अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू दिस, ओ सी इक्वल टू बी, वेयर ओ इज द ओरिजिन। अब बच्चों इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। कंसेप्ट क्या है, अगर आपके पास जिंदगी में कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मतलब वो कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है, कोई पैरेललोग्राम नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई रेक्टेंगल नहीं है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होता है बच्चों, वो होता है, इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है, तो एरिया जो होता है बच्चों, एरिया, वो एरिया होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। तो बच्चों ये d1 वेक्टर हो गया और ये d2 वेक्टर हो गया। मतलब दुनिया में कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है, दुनिया में उसके अलावा भी हो सकते हैं। दुनिया में हर क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकलता है वेक्टर फॉर्म में, वो हाफ मैग्नीट्यूड d1 क्रॉस d2 निकलता है। भैया बात समझ में आ गई, मुझे भी आ गई, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे दो फिगर बनाने वाला हूं। देखो भाई पहला फिगर, यहां पर O आपको दिया हुआ है और ये A दिया हुआ है, और यहां पर बच्चों क्या लिखूं मैं, C। तो ये OA कितना है, A वेक्टर, OC कितना है, B वेक्टर। अब अगर मैं इसको, इस पैरेललोग्राम को पूरा कर लूं भैया, अगर मैं इस पैरेललोग्राम को पूरा कर लूं तो मैं इसको D मान सकता हूं, बोलो बोलो भैया। तो ये क्या है, ये है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अब मैं यहीं पर एक और पॉइंट ले लेता हूं, कहीं पर ये ले लूं, यहां पर ले लूं, ये क्या है B, भाई B ले लिया। अब आप इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, तो ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब जब आप O को B से एसोसिएट करते हो तो OB भी आपको क्या है, गिवन है। OB कितना है, 12A, ठीक है ना, 12A। तो इसको हटा दूं क्या, इसको, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 12A प्लस 4B। समझ गए जी। लेकिन इसके अलावा एक और डायगोनल है, ये रहा भाई, ये भी डायगोनल है, बोलो। अब अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके पास एक डायगोनल तो आ गया भाई, OA OC, और यहां पर कहीं B है, B, तो इसको मिला दो इससे ऐसे, ठीक है। ये तो ये जो डायगोनल है ये D1 है, D1 डायगोनल है, और ये जो डायगोनल है ये D2 है, ये D2 डायगोनल है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है और ये भी आपके पास है, ठीक है ना, तो आपको D2 कैसे मिलेगा, ट्रायंगल लॉ से। भाई देखो ट्रायंगल लॉ कैसे, A वेक्टर भाई इन ट्रायंगल OAC की बात कर रहा हूं मैं, OAC, तो ट्रायंगल रूल लगाओ, A वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर। तो यहां से D2 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, B माइनस A वेक्टर।
भाई इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब D2 वेक्टर आपको मिल गया और D1 वेक्टर आपको गिवन है कितना? 12a प्लस 4b, 12a प्लस 4b, ये आपको गिवन है, ये गिवन है। तो एरिया कितना हो जाएगा? अब लिख दें भाई, जैसे कि आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC डिवाइड बाय S, ये चाहिए आपको? अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बच्चों क्या होगा? हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, और S क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OA क्रॉस OB। OC, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं भाई बच्चों, कितना है जरा, हाफ को तो अलग कर दो, और D1 कितना है? D1 इंटू B माइनस A डिवाइड बाय OA कितना है? भाई A क्रॉस B 12 A क्रॉस B, और 12 A क्रॉस A 0 हो गया, B क्रॉस B 0 हो गया, यहां से आएगा माइनस B क्रॉस A, तो माइनस B क्रॉस A होता है उल्टा करके प्लस A क्रॉस B, कितनी बार? 4 बार, 4 बार डिवाइड बाय A क्रॉस B। तो यहां पे हो गया 1/2 इंटू, भाई 12 और 4 कितना होता है? 16 A क्रॉस B, और नीचे कितना हो गया? A क्रॉस B, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 16/2 कितना होता है? 8। ऑप्शन में है 8, 8 विल बी द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो ये देख लो, दीपक पता नहीं कहाँ है, ठीक है। चलिए ये हो गया भाई, इस बार आना चाहिए परसेंटाइल, समझ गए मैडम? 99 परसेंटाइल आना चाहिए, 98.9 भी नहीं, 99 आना चाहिए परसेंटाइल भाई साहब, समझ गए ना? चलिए आइए मैदान में, तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, मैंने ये टाइप करवा रखे हैं क्वेश्चंस। आओ भाई, लेट अ यूनिट वेक्टर U, लेट अ यूनिट वेक्टर U make angle this with vector this respectively, if V equal to this then what is this? अरे हद हो गया भाई, ये सब कुछ दिस चल रहा है। तो जब भी क्वेश्चन थोड़ा टेंशन देने की कोशिश करे तो 1 by 1 कर लो चीजों को। भाई ये जो वेक्टर, अरे कहां गया? अच्छा भाई, ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर π/2 एंगल बनाता है इस वेक्टर के साथ, तो cos π/2 कितना होगा? A डॉट बी अपॉन मॉड A मॉड B, तो इसका डॉट इसके साथ, तो कितना हो गया? x अपॉन √2 और z अपॉन √2 अपॉन इसका मॉड, इसका कितना होगा? 1/2 और 1/2, ठीक है बच्चों। और u क्या है? यूनिट वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 1, तो 1 आ गया, तो ये कितना हो गया? 0। तो बेसिकली x प्लस z की वैल्यू 0 आ गई, चेक कर लेना, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। भाई ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये 0 हो गया, तो क्रॉस जाके 0 हो गया पूरा, और 1/√2 भी इधर जाके 0, इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलेंगे इसकी तरफ कि उसने बनाया π/3 एंगल, तो cos π/3 इक्वल टू भाई इसके साथ, तो x तो आई नहीं किसी के साथ भी,
तो y कितना हो गया, y अपॉन रूट टू प्लस z अपॉन रूट टू, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और इसका कितना हो गया, इसका भी 1 हो गया। तो cos 5/3 cos 60 1/2 होता है, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट टू, क्योंकि रूट टू इधर जाएगा, रूट टू अपॉन टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट टू हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 पे आते हैं कि cos 2π/3 इज इक्वल टू इस थर्ड वाले के साथ, तो भैया x अपॉन रूट टू और z अपॉन रूट टू डिवाइड बाय 1 इंटू 1। तो सेकंड क्वाड्रेंट cos 90, ये 120 हो गया, cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 माइनस 1/2 x प्लस जेड अपॉन रूट टू। तो x प्लस जेड की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन रूट टू। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आपको क्या फाइंड आउट करना है? अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है कि इफ दिस वेक्टर, इफ v जो है v अगर v वेक्टर ये गिवन है तो आपको u माइनस v निकालना। आपको बेसिकली x y z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x y z के लिए आपके पास दो रिलेशन आ गए, तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट रिलेशन है। देखो x प्लस जेड कितना है बच्चों, 0, और x प्लस जेड कितना है वहां पे, माइनस 1 अपॉन रूट टू। तो x प्लस जेड 0 और x प्लस जेड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? तो वहां पे y होगा लास्ट वाली इक्वेशन में z की जगह। नहीं, पहले वाले में एक्स जेड होगा, दूसरे वाले में होगा वाई जेड, और इसमें होगा एक्स वाई होगा, है ना। एक्स प्लस वाई है ना, कितना होगा, वाई। भाई सही है। तो एक्स प्लस, तो ठीक है, अब सही है ना, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट टू। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस जेड की। और आपको एक और दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट टू। तो आप यहां पे ना x की वैल्यू को पुट कर दो, तो माइनस जेड प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट टू। तो ये आ गया भैया y माइनस जेड इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट टू। और एक और रिलेशन दिया हुआ है y प्लस जेड का, कि y प्लस जेड जो है 1 अपॉन रूट टू के इक्वल है। तो यहां से आप एडिशन करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y इक्वल टू 0 0 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर y की वैल्यू 0 आ गई तो यहां से y 0 हो गया, तो यहां से z की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट टू, और यहां x की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन रूट टू। तो इस हिसाब से जो u वेक्टर बना वो बना माइनस 1 अपॉन रूट टू आई कैप, 0 इंटू जे कैप और प्लस 1 अपॉन रूट टू के कैप। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए u माइनस वी, u माइनस वी वेक्टर का स्क्वायर चाहिए आपको। तो 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू, तो तीनों 1 अपॉन रूट टू है। तो 1 अपॉन रूट टू आई, 1 अपॉन रूट टू जे और 1 अपॉन रूट टू के। तो ये माइनस कर रहे हो आप इसके साथ, तो माइनस का मतलब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर रहे हो आप लोग, तो देख लो यार जो बचा उसको कर लो प्रोसीड। तो ये के वाला पार्ट तो कट गया, ठीक है, और आई वाला पार्ट 2 बार है ना, तो 2 अपॉन रूट टू आई कैप और प्लस ये एक ही बार है जे कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 प्लस 1/2, और इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो 2 2 4 प्लस 1 5/2, तो 5/2 आंसर होना चाहिए, 5/2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए जी? बोलो भाई, कोई डाउट किसी को इसमें? ये क्वेश्चन है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, बी टू वेक्टर सच दैट this one it ought be 2 be this 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 this। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। गले में क्या हुआ मेरा भाई? बच्चों आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिवन है वो क्या है?
ये बड़े वाला एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको लिखूं यहां पे लिखते हैं एक्सप्रेशन को, भाई यहां पे लिखते हैं इसको, सी वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ए क्रॉस बी माइनस 3b वेक्टर। भाई इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास a डॉट बी गिवन है, a डॉट बी मतलब दोनों तरफ में अगर a से डॉट करूंगा a डॉट बी आएगा, यहां मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, a डॉट सी आ गया। अब क्या आपके पास a डॉट सी अवेलेबल है? नहीं है भाई। a आपके पास एक वेक्टर दिया है, b आपके पास एक और वेक्टर दिया है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। बी टू वेक्टर सच दैट a का आपको मॉडुलस दिया हुआ है और a डॉट बी आपको 2 दिया हुआ है और मॉड भी आपको दिया है। बच्चों एक बात तो मुझे पता लग रही है इससे, देखो अगर आपको a का मॉडुलस दिया है, b का मॉडुलस दिया है और आपको a डॉट b दिया है, तो आप a और b के बीच में एंगल निकाल सकते हो, ठीक है ना। a और b के बीच में आप एंगल निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। चलो एंगल निकालते हैं भाई। तो भाई a डॉट बी, a डॉट बी कितना होता है बच्चों? मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b और cos थीटा। तो a डॉट बी कितना दिया आपको? 2, ये 1 दिया है, ये 4 दिया है, तो cos थीटा आ गया। तो cos थीटा की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? 1/2। और ये कहां पे होता है? π/3 के ऊपर होता है, π/3 के ऊपर। तो आपके पास थीटा की वैल्यू π/3 आ गई, जो a और b के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। तो इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया आपके अंदर अब कि यहां भी हमारे पास a और b के बीच में एंगल आ चुका है, ठीक है जी। अगर मैं अब दोनों तरफ क्या करूं भाई, आपके पास c का मॉडुलस दिया है क्या? नहीं दिया। आपके पास c की क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? कुछ भी नहीं भाई, c की तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना आपके पास। अगर c की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो मेरे भाई आपको चाहिए क्या? देन द एंगल बिटवीन b एंड c। आपको b और c के बीच में एंगल चाहिए, तो पता है आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको पहले मॉडुलस ऑफ c निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसका b के साथ डॉट करूंगा, b डॉट c, तो वो आएगा मॉड b मॉड c cos अल्फा। तो मॉड b है आपके पास, मॉड c निकालना पड़ेगा, फिर आपको cos अल्फा मिल जाएगा, समझ गए। जब b से डॉट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। b डॉट a क्रॉस b क्या होता है? 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 3 वेक्टर में से 2 एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा? 0। तो एकदम कहानी एकदम चल रही है फिल्मी अंदाज में। किसमें चल रही है? फिल्मी अंदाज में। दोनों तरफ ले लो मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ c, इसका भी ले लो मॉडुलस, -3 बीटा वेक्टर। तो यहां पे स्क्वायर कर दो, बिना स्क्वायर के तो काम ही नहीं चलने का, ठीक है ना। अब जब आप इसका स्क्वायर खोलते हो तो क्या करते हो? पहले वाले का मॉडुलस का स्क्वायर 4a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 2 × 3 6 to 12 12b डॉट a क्रॉस b। भाई यही तो होता है। a, मुझे ये बताओ a प्लस b के मॉड का स्क्वायर क्या होता है? मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट b। तो यार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर एक जैसे हो गए तो 0 हो गया। तो यहां से 4 इसको खोलोगे, a क्रॉस b का स्क्वायर क्या होता है? भाई यहां पे आएगा मॉड a का स्क्वायर, मॉड b का स्क्वायर और इनके बीच में एंगल, वो भी साइन आएगा क्रॉस में। तो साइन स्क्वायर कितना एंगल आया था? π/3 और प्लस 9 मॉड b का स्क्वायर और ये हो गया 0। तो 4 ये 1 16 3/4 9 16। तो भाई कितना हो गया ये? 4 से 4 गया 48। ये कितना हुआ? चलो 16 कॉमन ले लो, 16 3 और प्लस 9 9 3 12 16 × 12। तो भाई मॉड ऑफ c का स्क्वायर 16 × 12 आ रहा है। तो 16 12 को लिखो 4 × 3, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ c की वैल्यू आ गई 16 का 4 बन गया
इसका 2 बन गया, इसका √3 बन गया। तो भाई 8√3 आ गया। कितना आ गया? 8√3। तो अब मैं आगे का स्टेप ले सकता हूं, ट्वाइस A क्रॉस B, ट्वाइस A क्रॉस B माइनस 3B वेक्टर, 3B वेक्टर। तो भाई लोगों अब दोनों तरफ क्या कर दो, B के साथ डॉट कर दो, क्योंकि आपको B और C के बीच में एंगल चाहिए, B डॉट C। तो जब ट्वाइस B डॉट A क्रॉस B करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। बच्चों मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये सब चीजें आपको हम बोर्ड पे डिटेल में लिखते हैं, आपको एग्जाम में भाई डॉट आ रहा है, दो सेम वेक्टर हैं तो 0 होता है, ये बात तो आपको माइंड में ही सोच लेनी है ना। तो इसीलिए हमारे करने के टाइमिंग में और तुम्हारे टाइमिंग में फर्क होगा। भाई इनके बीच में कितना एंगल मान लो, अल्फा, और ये कितना हो गया -3p का स्क्वायर, और मॉड भी कितना है 4, c आपने अभी निकाला है 8√3, और कॉस अल्फा और -3 कितना हो गया 16। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई -3 16 4 इंटू 8√3। तो भाई साहब 4 से 4 टाइम कटेगा, 4/8 1/2 होगा, और ये हो जाएगा -√3/2। तो अल्फा की वैल्यू ऑब्ट्यूस एंगल बनेगी। √3/2 का मतलब है कि अल्फा √3/2 कब होता है? π/6 पे, π/। अच्छा, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गई पूरी कहानी? ठीक है जी। तो हमने मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने चीजों को फाइंड आउट करा कि कब क्या रिक्वायर्ड है, तो कोई रट्टाफिकेशन नहीं है ना। 7th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन, लेट A and C be opposite vertices of a parallelogram, opposite vertices of a parallelogram। तो अगर आप मुझे पैरेललोग्राम बनाने दें कंफर्टली, तो भाई मैं पैरेललोग्राम बना के आपको दिखा सकता हूं। भाई कोई मना कर रहा है कि सर हम तो नहीं बनाने देंगे आपको पैरेललोग्राम, भाई इसमें घाटा आप लोगों का। ये लेट A एंड C बी अपोजिट वर्टिसेस, तो ये A हो गया, ये C हो गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2 3 5, दैट इज -3 4 -2। If the diagonal BD is the vector, then the area of the parallelogram is equal to। तो ये तो हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, ठीक है ना। बिल्कुल होमवर्क दे दिया बस भाई A से लेके C तक। तो AC वेक्टर निकाल लेना भाई। AC वेक्टर कैसे निकलेगा? 2 -3 I कैप, 3 -4 J कैप, और 5 -+2 K कैप। तो ये वेक्टर आ गया, और BD वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, ये आपको गिवन है। तो अगर आपको डायगोनल के दोनों वेक्टर गिवन होते हैं तो बच्चों एरिया क्या होता है? एरिया होता है हाफ ऑफ डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट। भाई ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको हिंट देके छोड़ दिया है, ये आपको खुद से करना होगा। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर आपको गिवन है, लेट अ वेक्टर बी बी सच दैट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/4। बच्चों ए और बी के बीच में जो एंगल है वो π/4 है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ए डॉट बी की बात करूं तो वो आएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और cos π/4। तो यहां पर ऐसा आएगा है ना। और जी आपको मॉडुलस ऑफ बी भी गिवन है, वो कितना गिवन है भाई? स्क्वायर गिवन है 6। और ए डॉट बी भी गिवन है, ए डॉट बी 3√2। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ। देखो भाई ए क्रॉस बी तो आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आपको अल्फा बीटा मिल जाए, है ना। और बी क्या है? बी इज सच दैट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/4। और
मॉडुलस ऑफ बी आपको गिवन है, ए डॉट बी देन द वैल्यू ऑफ दिस। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बच्चों, जो भी आपको फाइंड आउट करना है ना, उसको पहले मैं साइड में लिख लेता हूं, क्योंकि जिससे कि मैं आपको ये बता सकूं कि हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पे लिखा है मॉडुलस। जब आप मॉडुलस को खोलोगे तो कितना आएगा, मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर, और ए और बी के बीच में कितना एंगल है, पाई बाई 4, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन से खुलता है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4। भाई इतनी बात क्लियर है। अब इस पूरे एपिसोड में आपके पास मॉडुलस ऑफ बी गिवन है, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको सिर्फ ए वेक्टर चाहिए और अल्फा और बीटा चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, इतनी कहानी है हमारे सामने। तो अब हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, इस कहानी को हम बनाते हैं। भाई ए डॉट बी 3√2 हो गया, मॉड ए पता नहीं, मॉड बी यस वी नो कॉस, तो आपको मॉड ए की वैल्यू मिल जाएगी इससे। तो भैया यहां पर आ जाओ, इसको प्रोसीड करते हैं। ए डॉट बी कितना हो गया 3√2, मॉड ए बी कितना हो गया √6, और ये कितना हो गया 1/√2। तो भाई ये हो गया 3√2, और इस √6 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √3 अपॉन √2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो √3 नीचे आ गया, तो मॉडुलस ऑफ ए 3√2 अपॉन √3, √3 से ये ऊपर चला जाएगा तो √6 बन गया। कितना बन गया √6। तो मॉडुलस ऑफ ए मिल गया, तो ये मिल गया आपको, ये आपके पास है, ये आपके पास है। आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। अब अल्फा बीटा कौन देगा भैया, अल्फा बीटा देगा ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है आपके पास, आई अल्फा बीटा। तो इसका जब आप मॉडुलस लोगे तो वो आएगा 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से आपको डायरेक्टली मिल गया ये ना, तो इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और आपने अभी √6 निकाला है तो 6 हो जाएगा ये, और 6 माइनस 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 आ गया। तो बच्चों आपको जो फाइनली आंसर मिला वो मिला 5, ये हो गया √6, 6 हो गया, और रूट बी कितना है, कितना 6, और ये 1/2। तो भाई 5 इंटू 6 इंटू 3, 6 5 30, तो भैया आंसर शुड बी 90। तो 90 शुड बी द आंसर। समझ में आ गई कहानी, बोलो। बड़ी अच्छी बात है भाई, सब कुछ कहानी समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। तो प्लान करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कि हाउ टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स सच दैट दिस इक्वल टू 1 दिस इक्वल टू 2, देन व्हाट अबाउट दिस। देखिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आपको जो फाइंड आउट करना है ना उसको पहले आप प्लान आउट करें कि इसको मैं कैसे ओपन कर सकता हूं। भाई ऐसे आपको ये फाइंड आउट करना है। अगर मैंने इसको यहीं पे खोल दिया तो ये हो जाएगा मॉड दिस का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट बी क्रॉस ए 0 हो गया। तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, अब ये मत कहना कि सर हमारे पास कुछ नहीं बचा, प्लस मॉड बी का स्क्वायर, आगे कितना आ गया 0, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी गिवन है आपको 2, तो ये 4 हो गया, और प्लस 1, तो कितना आंसर आ गया इसका 5। क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए इज गिवन, बी इज गिवन, सी इज गिवन, बी 3 vectors. If a vector p satisfy this one and p dot a equal to 0, then what about this? तो भैया कोई संकट नहीं है, संकट कुछ नहीं है। आपको देखो जो गिवन है, ये गिवन है आपको, ये इसको उठाइए, आपको गिवन है p क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस b। बच्चों देखो b 2 बार आ रहा है, जब भी एक वेक्टर 2 बार आ रहा हो समझ जाइए, इसको इधर ले आओ, समझ जाइए कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है।
इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहां पे कितना हो गया, P माइनस C वेक्टर और क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर का क्रॉस 0 होता है तो वो वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, पैरेलल। तो P माइनस C इज पैरेलल टू B वेक्टर। तो P माइनस C कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो P इज इक्वल टू C प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। इसके बाद देखो फटाफट स्पीड से, इसके बाद आपको दिया है P डॉट A इक्वल टू 0। तो P डॉट A की जरूरत तब पड़ेगी जब मैं दोनों तरफ A के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा। दोनों तरफ A के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने पर तो C डॉट A लैम्डा B डॉट A, P डॉट A की वैल्यू 0, C डॉट A की वैल्यू देखो, C वेक्टर ये रहा, A वेक्टर ये रहा, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3, 3 माइनस 3 0, माइनस 2 माइनस 8 हो गया, माइनस 8। भाई क्रॉस चेक कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। B डॉट A 4 3 12, 12 प्लस 1 13 और 13 माइनस 14 माइनस 1 माइनस 1। तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 8 आ गई, लैम्डा इज माइनस 8। तो लैम्डा इज माइनस 8, तो P वेक्टर आपको मिल गया C प्लस माइनस 8 B वेक्टर। तो इससे आपको P वेक्टर मिल जाएगा, आपके पास C भी, आपके पास B वेक्टर भी है। तो चलो फिर निकाल ही लेते हैं भाई, मिल जाएगा तो फिर क्या मिल जाएगा, बात तो निकालने की है। C कितना है, I कैप है और माइनस 8, तो माइनस 8 इंटू 4 कितना होता है, माइनस 32। तो 1 माइनस 32 कितना है, माइनस 31, ठीक है ना। उसके बाद माइनस 3 और 8 इंटू 1, तो माइनस 3 माइनस 8 कितना होगा, माइनस 11। तो माइनस 11 J कैप C वेक्टर पे ये वाला 4 और K कैप 7 7 8 56 माइनस 56, 4 माइनस 56 कितना होगा, माइनस 52 K कैप। अब आपको चाहिए P डॉट I J माइनस K, तो यहीं पे कर लें, हो जाएगा। तो भाई आपको चाहिए माइनस 31 I कैप माइनस 11 J कैप 52 K कैप का डॉट निकालना है आपको I J K के साथ। तो ये तो हो जाएगा माइनस 31 प्लस 11 प्लस 52। तो भाई 1 में से 1 0, 3 में से 1 2 प्लस 52, तो 32 शुड बी द आंसर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 32 आंसर। भाई क्लियर है, सबको समझ में आ रही है पूरी कहानी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। लेट A एंड B बी टू वेक्टर्स सच दैट mod A1 mod B4 A डॉट B2 इफ C इज दिस देन द एंगल बिटवीन B एंड C इज अल्फा। तो देन आपको ये फाइंड आउट करना है। बहुत शानदार बात बोल रहा है ये भाई। एक काम करते हैं, देखो सबसे बड़ा सा एक्सप्रेशन कहां है, ये रहा। तो भैया C वेक्टर किसके इक्वल दिया है, 2A क्रॉस B वेक्टर। भाई यही तो बात है, और माइनस 3B वेक्टर। और हमें सबको पता है कि यार कोई भी नंबर किसी भी एक के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको बाहर निकाल सकता हूं मैं, पता है ना ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मुझे ये बताओ, आपको क्या एंगल बिटवीन B एंड C इज अल्फा। तो B और C के बीच की बात करनी है ना, आपको B और C के बीच की बात करनी है। तो एक बात तो श्योर हो गई कि दोनों तरफ B के साथ डॉट प्रोडक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं डॉट करता हूं B के साथ तो ये तो 0 हो जाएगा, B डॉट C। हाँ ठीक है, तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद B, तो ये 0 हो गया, और माइनस B डॉट B कितना हो गया, मॉड B स्क्वायर। तो B डॉट C कितना हो गया, मॉड B मॉड C कॉस थीटा अल्फा, जो भी है वो कॉस अल्फा, और माइनस 3। भैया मॉड B की वैल्यू कितनी है, ये हो गया 16। तो यहां से आएगा मॉड B की वैल्यू कितनी है 4, और मॉड C की वैल्यू गिवन है क्या, वो तो मॉड C, हाँ, और कॉस अल्फा, और कितना हो गया माइनस 3 इंटू 16। ठीक है, अब बच्चों इस 4 से ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम। तो यहां से जो मॉड C
कॉस अल्फा बना वो कितना बना, -12 बना। समझ गए? इसको कहीं ना कहीं अब यूज करना है। अब एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। वेक्टर है, ये 1 यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, a डॉट बी 2 यूज करा हमने, नहीं करा, तो a डॉट बी 2 हमने यूज नहीं करा, तो a डॉट बी इसका मतलब है c को निकालने में हेल्प करेगा, a डॉट बी। तो a डॉट बी का मतलब हुआ सुनो बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वो वाला एक्सप्रेशन, ये दोनों तरफ क्या लगा लो, मॉडुलस। तो वही जो अभी हमने पढ़ा था ना, और -3b और मॉडुलस लगा के दोनों स्क्वायर कर दो, स्क्वायर। तो यहां से आपको मॉड सी मिलने के पूरे पूरे चांस मिल जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, 4a क्रॉस b का स्क्वायर और +9b का स्क्वायर, और माइनस के बाद पार्ट 0 आ जाएगा क्योंकि वो b डॉट करेगा तो 0 हो जाएगा। तो मॉड c का स्क्वायर। भैया a क्रॉस b के बारे में कोई विशेष टिप्पणी किसी की? आपके पास a डॉट b तो गिवन है ना? अगर a डॉट b गिवन है, या लैग्रेंज आइडेंटिटी ले सकती है, लैग्रेंज आइडेंटिटी। भाई a डॉट b कितना है, 2 है, तो कितना हो गया, बोलो, मॉड a मॉड b कॉस, कितना माना मैंने एंगल a और b के बीच में? अभी तो कुछ भी नहीं माना, तो अल्फा मान लेते हैं, सॉरी थीटा, तो इक्वल टू कितना आ गया, 2। मॉड a कितना है, 1, ये 4 हो गया। तो कॉस थीटा कितना आ गया, 2/4, 1/2। थीटा कितना आ गया, π/3 हो गया, π/3। तो यहां पे हो जाएगा मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर और साइन स्क्वायर π/3 और +9 मॉड b का स्क्वायर। तो मॉड c का जो स्क्वायर हो गया फाइनली वो हो गया 1 और 16 और 3/4 +9 × 16। तो फाइनली बताइए कितना हुआ ये भाई, 4 से 4 कटा, ये 48 हो गया। 40, ये तो वही सेम ही बन गया यार। 16 कॉमन, 9 + 3 12 और 12 × 16, ठीक है। तो मॉड सी का स्क्वायर मिल गया मुझे, मॉड सी का स्क्वायर। तो मॉड सी का स्क्वायर कितना हो गया, 12 × 16। तो मॉड सी आ गया भैया इसका स्क्वायर रूट 16 × 4 × 3। तो 2 यहां से आएगा, 4 यहां से आएगा, है 4 to 8, बोलो 8√3 आ गया। कितना आ गया, 8√3। एक्सप्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ, फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 में लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ c cos अल्फा इक्वल टू -12, ठीक है। तो cos अल्फा की वैल्यू हो गई -12 अपॉन मॉड c 8√3। तो ये हो गया 4 3 12 4 to 8, तो -√3/2, समझ गए भाई। और एक्यूट एंगल आ गया, √3/2 नेगेटिव का मतलब है एक्यूट एंगल। भाई वेक्टर के बीच में 0 से 180 के बीच में एंगल होता है, तो अल्फा की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी भैया, √3/2 कहां होता है, π/6 पे, तो π - π/6, π - π/6, 5 π/6 हो गया, 5 π/6। आपको निकालना है 192 साइन स्क्वायर अल्फा। तो 192 साइन स्क्वायर अल्फा, तो 192 साइन स्क्वायर 5 π/6। और बच्चों 5 π/6 साइन पर साइन π/6 ही होता है, सबको पता है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं साइन के केस में, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो 192 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, 4 4 16, 4 8 32, 4 4 16 और 4 8 48 आंसर है, 48 आंसर है। आप चेक कर सकते हो इसका आंसर, 48 विल बी द आंसर। समझ गए जी, पूरी कहानी एकदम क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एकदम राजधानी एक्सप्रेस पे सवार होकर हम लोग चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, सी बी अ वेक्टर सच दैट, सी के साथ एक एक्सप्रेशन में है और सी यहां पर भी है, तो सी आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा ना। तो सी वेक्टर को मैं एज्यूम कर लेता हूं एक्स आई कैप वाई जे कैप
और जेड के कैप, ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो ए प्लस बी क्रॉस सी, ए प्लस बी क्रॉस सी, फटाफट बोलो ए प्लस बी कितना लिखना है हमें, ए प्लस बी 4k कैप, और इसका क्रॉस कर रहे हैं हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के साथ, और इक्वल टू ट्वाइस भाई ए क्रॉस बी निकालो कितना होगा, 3 2 1 2 minus 1 3 3 2 6 7 9 minus 2 7 minus 3 minus 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 7 i कैप माइनस 7 g कैप माइनस 7 k कैप, और प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना। तो प्लस के बाद क्या भाई, प्लस 24 j कैप माइनस 6 k कैप, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। तो भाई इसके बाद क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में i j k और बोलिए फटाफट 5 1 4 x y z, क्लियर है। तो इक्वल टू ये बताओ कितना हो गया, 14 i कैप प्लस ना 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 प्लस नहीं आएगा, हाँ प्लस 10 j कैप माइनस 20 k कैप, यस ठीक है। तो यहां से बन रहा है बच्चों z माइनस 4y और माइनस j 5z माइनस 4x प्लस k 5y माइनस x इक्वल टू 14i 10j माइनस 20 k कैप। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, z माइनस 4y इक्वल टू 14, z माइनस 4y इक्वल टू 40 एंड 5z माइनस 4x, 5z माइनस 4x यहाँ पे माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है इधर, इधर 5y माइनस x इक्वल टू माइनस 20, 5y माइनस x इक्वल टू माइनस 20। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और आपके पास एक और रिलेशन है a माइनस बी प्लस आई कैप, a b प्लस आई कैप डॉट c इक्वल टू माइनस 3। तो a माइनस बी कर लेते हैं यार, a माइनस बी 3 माइनस 2 i और i प्लस 3 है ना, i प्लस 3 i प्लस 3 माइनस 2 k कैप, और इसमें प्लस i, और c कितना है xi yj और z के इक्वल टू माइनस 3। तो यहां से हो जाएगा i 2i हो गया, डॉट xi प्लस yj प्लस z के इक्वल टू माइनस 3। तो कितना हो गया 2x प्लस 3y 2z इक्वल टू माइनस 3। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये आपके पास काफी सारी इक्वेशंस हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 2z। तो आप जैसे कि आप ना फर्स्ट वाली इक्वेशन से z को यहां पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट से z कितना हो गया 14 प्लस 4y, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 में रख दो फ्रॉम 4। तो 2x प्लस 3y माइनस 2z, तो 2 इंटू 14 80 28 2 4 8 और माइनस 3। तो कितना हो गया 2x प्लस माइनस 5y और माइनस 28 प्लस 3 माइनस 25 इक्वल टू 0। भाई क्लियर है। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब देख लो यार थर्ड इक्वेशन में xy है, यहां भी xy है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो 3 प्लस 5 कर दो, तो क्या हो जाएगा 2x से 2x कितना हो गया x हो गया, 5y कट गया, और इधर प्लस 20 है इधर माइनस है, तो माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो x अगर यहाँ पे 5 आ गया 5, तो माइनस 20 प्लस 5
-15, तो y -3 आ गया। और y अगर -3 आ गया, y अगर -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो z2 आ गया, z2 आ गया। अब आपको मॉडुलस ऑफ c चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ c हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस z²। तो कितना हो गया 25, 9 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है, तो मॉड ऑफ c का स्क्वायर चाहिए, तो 38 शुड बी द आंसर। तो 38 आंसर होगा बच्चों इसका, 38, तो 38 विल बी द आंसर। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन है, ए वेक्टर गिवन है, बी गिवन है, सी आपके सामने है और आपको सी डॉट दिस की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों आपको सी वेक्टर चाहिए ही चाहिए और दूसरी कोई कंडीशन ही नहीं है, बिना सी के सी चाहिए आपको। तो देखो यहां पे क्या लिखा बच्चों, ए क्रॉस बी लिखा है ना, ए क्रॉस बी। तो यार पहले ए क्रॉस बी निकाल लें, तो ए क्रॉस बी निकाल लो पहले, ए क्रॉस बी। तो कितना होगा आई जे के, -5 1 -3 1 2 -4, तो आई -4 + 6 20 + 3, चेक करते हैं ना, -10 -1, इतना आ गया। क्लियर? तो आपको ए क्रॉस बी मिल गया। अब ए क्रॉस बी का क्रॉस करना आई के साथ, समझिए बात को। सबसे पहले आपको करना है ए क्रॉस बी का क्रॉस करना है आपको आई के साथ, समझ गए? तो इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी कितना है भाई यहां पे आ गया आई जे के, और ए क्रॉस बी कितना है 2 -23 -11, और आई में क्या है 1 0 0। क्लियर है? तो कितना हो गया 0 0 0, और भाई 0 और माइनस माइनस प्लस, और प्लस के 0 23, भाई इतना आ गया। अब जो भी आया है उसके साथ फिर आई का क्रॉस करना है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस आई, इसके साथ भी क्रॉस करना है, तो आई जे के। तो पहले वाला कितना है 0 -11 23, फिर 1 0 0, तो कितना बनेगा ये आई, तो कितना हो गया 0 0 0 हो गया, माइनस जे कैप कितना हो गया 0 -23, और प्लस के कैप कितना होगा 0 और 11, तो ये आ गया 23 जे कैप प्लस 11 के कैप। एक और है क्या? एक और है, तो इसका मतलब एक और करना है ना, तो 3 बार करना है, 3 बार। तो ए क्रॉस बी क्रॉस आई और क्रॉस आई, तो कितना हो गया आई जे के 23 11 0 23 11 1 0 0, तो कितना हो जाएगा ये 0 -0 -23, और बोलो फटाफट जल्दी स्पीड से भाई जे क्या होगा -11 होगा यहाँ पे भाई, देखो -11 है ना, -23, तो ये हो गया 11 जे -23 के कैप। तो करना क्या हमें सी का डॉट करना है इसके साथ, तो ये सी कौन है, सी यही तो वेक्टर है ना, तो इसका मतलब है आपको सी डॉट -1 1 निकालना है, -1, तो इन दोनों का डॉट करना है। तो ये वाला वेक्टर है, तो आई का तो कुछ है ही नहीं 0, तो 11 जे का 11 हो गया और -23 हो गया, -23 3 -1 2 और 2, तो -12 होना चाहिए मेरे हिसाब से, -12, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए जी? चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसके बाद थैंक यू है 15, थैंक यू कहाँ है भाई, थैंक यू नजर नहीं आ रहा, ये रहा। 2 क्वेश्चन और है, चलो करते हैं स्पीड से, हिम्मत करे करते हैं। ये क्वेश्चन है जी,
जी बताइए क्या करना है। कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी, ओहो एंगल बाइसेक्टर, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। मैं सोच तो रहा था एंगल बाइसेक्टर क्यों नहीं आया अभी तक, एंगल बाइसेक्टर तो इनका फेवरेट टॉपिक है। ए बी सी, तो ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है और सी आपको गिवन है। इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, मैं चाहता था कि इसको इधर लिखूं, जिसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है उसको इधर लिखूं मैं, तो बी ए सी इसका एंगल बाइसेक्टर, तो उसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। मीट्स बीसी एट डी, तो डी पर मीट करता है, डी पर, समझ गए भैया। सबसे पहले आप इसकी लेंथ निकाल लो, ए बी की और ए सी की, तो ए कितना गिवन है आपको 1 3 2, आगे उसने क्या पूछा है मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एंगल बाइसेक्टर में अगर कॉर्नर वालों की लेंथ मिल जाए तो वो जो रेशो आता है वो सेम आ जाता है इसका रेशो। तो और बी कितना है भाई -2 8 0 और 3 6 7, तो भाई ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ 9 + 25 + 4, 9 + 25 और +4 38, और ये भी 38, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ठीक है, अब बात क्या है, यो रेशो यहां पर है, वही रेशो यहां पर होगा, तो इसका मतलब सेम लेंथ है, तो रेशो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, तो ये इसका मिडिल पॉइंट बन जाएगा। और इसका जो वैल्यू होगी 3 - 2 1 1/2 8 + 6 14 7 और 7/2, डी मिल गया। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, आगे क्या बोलता है वो। देन द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर एडी, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एडी का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन द वेक्टर एसी। देखो एडी का प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर एसी, तो आपको एडी का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन द वेक्टर एसी। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, यहां से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, समझ गए ना, तो यही तो है प्रोजेक्शन, यही तो है प्रोजेक्शन, समझ गए ना। तो एडी का प्रोजेक्शन एसी पर, मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास सीधा भाई, प्रोजेक्शन ऑफ एडी ऑन एसी, तो वो कितना होता है एडी डॉट एसी, और जिसके ऊपर निकाल रहे हो प्रोजेक्शन उसका मैग्नीट्यूड आता है, ये आ गया, समझ गए। अब इसके लिए आपको सबसे पहले एडी वेक्टर निकालना पड़ेगा, और एडी वेक्टर के लिए आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट अवेलेबल हैं, समझ गए जी। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा एडी वेक्टर, तो भाई एडी वेक्टर जो होगा वो होगा 1 - 1/2 दैट इज हाफ आई कैप, 3 - 7 4 जे कैप, और 2 - 7/2 -3/2 के कैप, और डॉट एसी वेक्टर। एसी वेक्टर बोलो भाई क्या है, -2 और 3 - 6 -3 और 2 - 7 -5 के कैप, डिवाइडेड बाय एसी, तो -2 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। तो बच्चों इन दोनों का डॉट कर रहे हैं, तो हाफ -2 दैट इज -1 और -4 इंटू -3 दैट इज +12, और -3/2 कितना हो गया 15/2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 25 9 4, कितना हो गया, ये कितना हो गया 11 11 2 37 2√38, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मैंने कहा खामोश, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, ये लो, चलो करते हैं इससे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और आपको रिलेशन दिया है बी क्रॉस ए = सी क्रॉस ए जी। कितना हो जाएगा बच्चों ये B - C क्रॉस A = 0,
तो b माइनस सी इज पैरेलल टू a वेक्टर, तो b माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम a। तो यहां से कितना हो जाएगा, b इक्वल टू सी प्लस लैम्डा a। अब आप सारे वेक्टर्स को यहां पर पुट कर दीजिए। तो b वेक्टर कितना है, माइनस आई कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप। c वेक्टर कितना है, 4i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप प्लस लैम्डा i प्लस j प्लस k। तो माइनस आई माइनस 8j प्लस 2k, तो 4 प्लस लैम्डा i कैप प्लस c2 प्लस लैम्डा j कैप प्लस c3 प्लस लैम्डा k कैप। क्लियर है भाई? तो आई जे के कोएफिशिएंट आप कंपेयर कर सकते हैं। तो -1 इक्वल टू आ गया 4 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -5 और c2 प्लस लैम्डा इक्वल टू -8, तो c2 की वैल्यू आ गई -5, इधर जाकर प्लस हो जाएगा -3 और c3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 2, तो c3 हो गया, ये हो गया -5, तो ये वाली वैल्यू आ गई 7। भाई क्लियर है? तो आपको निकालना है, बोलो फटाफट क्या करना है आपको। अच्छा, सी और इसके बीच में थीटा एंगल है ना, सी और भाई सी वेक्टर का डॉट कर दो किसके साथ, बोलो 3i प्लस 4j प्लस k वेक्टर, 3i प्लस 4j प्लस k वेक्टर। तो कितना हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, भाई सी कितना है, बोलो सी कितना है, 4 c2 c3, 4 c2 c2 कितना है -3, आगे बोलो प्लस c3 कितना है 7, तो 7 k कैप और डॉट 3i प्लस 4j प्लस k और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ c, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 9, ये कितना हो गया 49, इधर 9 प्लस 16 प्लस 1, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 4 3 12 7। भाई ये कितना हो गया, ये 74 हो गया, 74 इंटू 26, तो ये ओपन होगा, 414 नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, ये 2 से होगा, 2 इंटू नहीं कट रहा, तो 74 इंटू 26 ये आ गया। अब मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ये थीटा हो गया, तो बेस हो गया 7 और ये हो गया 74 इंटू 26, तो मुझे ये चाहिए 10 निकालने के लिए। तो भाई इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बोल दो 1875, तो पी की 1875, तो हमें चाहिए टेन थीटा होगा P अपॉन बी, तो रूट 1875 अपॉन बी, बी कितना 7, इसका स्क्वायर चाहिए 10 स्क्वायर थीटा, तो 1875 बाय 49, और हमें चाहिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए, तो ये कितना आ रहा है 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 38 पॉइंट समथिंग, 38 पॉइंट समथिंग कितना देगा 38। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, और वेक्टर के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है।